right? We were discussing about the retailing environment, in which we discussed about two things: macro environment and the micro environment. So macro environment is some basically that kind of forces basically exist in this, which is not controlled by the basically retailers, right? And we already knows about the SLEP theory. इसमें कौन कौन सा है? Basically S से social, L से legal, फिर ई से इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, ठीक है? सो ये अगर आपको याद है तो दीज थिंग्स कम्स अंडर द मैक्रो एनवायरमेंट. सो इन द रिटेलिंग एनवायरमेंट, जो मैक्रो एनवायरमेंट है उसमें यहाँ पर आपको क्या क्या पढ़ना है? बेसिकली सोशल कल्चरल फोर्सेस, डेमोग्राफिकल फोर्सेस, इकोनॉमिकल फोर्सेस, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल, एंड as well as one more point is competition. So in the demographic forces, we all knows the age, the life cycle, ठीक है? So these are basically factors which is affecting the retail. Then the size of population, the growth rate, the gender ratio, the religious composition of population, the rural urban population, all these things comes under the basically आपका demographic, right? The second one is economic forces, and in economic forces कौन कौन से points आपके आ जाएंगे? Inflation, recession, the economic system, purchasing power, changes in the purchasing power, उसके बाद tax level, unemployment, gross domestic products, these all comes under the economic forces, right? Next one is the social cultural factor. The social cultural factors में कौन कौन से point आ जाएंगे? इसमें आपका आ जाएगा basically बोल सकते हैं beliefs, lifestyle, द रिलीजियस थिंग, रिलीजियस, और उसके बाद फिर आपका ट्रेडिशंस, ये सारे आपके आ जाएंगे सोशियो कल्चरल फैक्टर्स में. उसके बाद जो आपके पॉलिटिकल लीगल फोर्सेस हैं, इसमें पॉलिटिकल लीगल फोर्सेस में आपके लीगल पॉलिटिकल में तो आपके गवर्नमेंट रेगुलेशंस आ जाएंगे. गवर्नमेंट रेगुलेशन, द स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, इनस्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द पॉलिटिकल. इन द लीगल फोर्सेस में कौन कौन से पॉइंट आएंगे? लीगल में आपके आ जाएंगे वेरियस काइंड्स ऑफ द टैक्स प्रोविजंस, ठीक है? टैक्स प्रोविजंस, लॉज जो बनाए जाते हैं, जैसे शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है, सेल्स एक्ट है, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट है. सो ऑल दीज एक्ट्स कम्स अंडर द बेसिकली लीगल फोर्सेस, which is basically made for regulating the various retail and the production system, market system, right? So ये सारे आपके macro environment के part होंगे. In the and even the technological forces, the technological forces में मतलब the changes in the technology, यानी changes in the technology and adoption of the technology. Changes in the technology का मतलब क्या हुआ कि आपका जो retail environment है, that is basically also affected by the technological thing. Nowadays we are basically seeing कि बहुत सारे अगर आप store पे जाते हो तो वहां पर जो payment criteria है वो बदल चुका है, change हो चुका है. ये सारी चीजें क्या है? दीज आर द पार्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी, राइट? इवन इन सम स्टोर वी कैन, इवन वी आर परचेजिंग द प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, so that is also the part of the technological forces. So technological forces is basically something which is related with the adoption of the new innovation, right? It consists like credit card facilities, payment by the credit cards, electronic scanners, computer based modern technology, फिर ऑनलाइन शॉपिंग, ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज माइक्रो इन्वायरमेंट. माइक्रो इन्वायरमेंट क्या है? माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है? एनीवन? क्या होता है माइक्रो? So micro environment are those environment which is controlled by the normal. अगर हम इसको एक मार्केटिंग टर्म में लें तो मार्केटर के द्वारा जो कंट्रोल हो जाए, रिटेल के टर्म में ले तो रिटेलर के द्वारा, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि व्हाट आर द माइक्रो रिटेल एनवायरमेंट, जिसको हम इंटरनल एनवायरमेंट भी कहेंगे, तो उसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं? तो फर्स्ट वन इज स्टोर इमेज. सी द स्टोर लुक्स, द स्टोर का जो आउटलेट है, जो उसका बेसिकली इमेज है, ठीक है, उसका जो लुक है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है. सो द इमेज ऑफ द रिटेल आउटलेट इज समथिंग विच इज बेसिकली अट्रैक्टिंग और इन्फ्लुएंसिंग द कस्टमर्स. एग्जाम्पल में देखिए, अगर हम लोग बात करें मैकडी का, तो हाउ दे लुक्स, बेसिकली कैसा स्टोर वो दिखता है? बिल्कुल येलो एंड रेड कलर का कॉम्बिनेशन होगा, बहुत जल्दी अट्रैक्ट करेगा वो स्टोर. और बेसिकली वो स्टोर एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्ट नहीं करेगा कस्टमर को, इमेज भी बनाएगा स्टोर का. सो बोल सकते हैं कि द स्टोर इमेज जो है, दैट इज अ वन थिंग विच इज बेसिकली हेल्पफुल. एक मिनट, चलिए. ओके, सो द स्टोर इमेज जो है दैट कैन बी चेंज.
somehow I already told you in the environment जब मैंने बताया था रिटेल एनवायरनमेंट जिसमें हम लोगों ने एम्बियंस वगैरह लाइटनिंग वगैरह के बारे में पढ़ा था, तो वहां मैंने एक बात बोला था कि आपका स्टोर का इमेज जो है ना दैट इज वेरी मच इन्फ्लुएंसिंग फॉर द इम्पल्स कंज्यूमर्स। इम्पल्स कंज्यूमर्स कौन से कंज्यूमर्स होते हैं? जो कभी कुछ डिसाइड नहीं करते हैं कि उनको क्या परचेज करना है, दे नेवर प्री डिसाइड अबाउट इट, but somehow because of the attraction of that store image, the exclusive look and the beauty and the hygiene, somehow that attracting the customers, and that is all up to the retailers that how they are managing their store. The बोल सकते हैं the hoarding they are using, the light they are using in front, the exterior view basically जो है उसको कैसे डिजाइन कर सकते हैं, that is totally dependent upon the retailers। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि बोर्ड्स तो बहुत अच्छे से लगे होते हैं बट उसका कोई एक लेटर जो है वो उसमें एडिटेड होता है, गिरा हुआ हो रहता है लेटर, तो ये एक बैड इमेज को क्रिएट करता है कि यू आर वेरी मच केयरलेस टुवर्ड योर शॉप, ये चीज वो कहीं ना कहीं शो करता है। तो हमेशा अपने स्टोर का जो लुक है वो बहुत प्रॉपरली मेंटेन करने की जरूरत है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज, और कई बार अगर अगर लुक बहुत अच्छा है स्टोर का तो 75% तो आपका प्रोडक्ट सोचिए वहीं पर सेल हो गया। ठीक है, 70 to 75% जो सेल है प्रोडक्ट, ये एक रिसर्च ये इंडिकेट करता है कि जब आपका स्टोर का इमेज बहुत अच्छा होता है तो 70 to 75% एफर्ट जो है ना आपका वहीं पर, आपको लगाने की जरूरत नहीं है, वहीं पर कंप्लीट हो गया आपका एफर्ट। ठीक है, वो स्टोर इमेज जो है वो अपने आप ही उस पर्टिकुलर बोल सकते हैं ना कि अपने आप कन्विंस कर देगा कंज्यूमर को कि उनको प्रोडक्ट आपके स्टोर से परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, द सेकेंड वन इज द मर्केंडाइज मिक्स। मर्केंडाइज मिक्स इज रिलेटेड विद द स्टॉक वट एवर यू आर बेसिकली वट एवर यू आर ऑफरिंग टू द कस्टमर्स। लाइक मर्केंडाइज मिक्स का मतलब ये है कि आपके पास वेराइटीज कितनी अवेलेबल है। Sometimes they see consumers have different demands, they have different preferences। ठीक है, एंड जो आजकल के जो यूथ हैं वो हर चीज लेटेस्ट चाहते हैं, आइदर दे आर परचेजिंग मोबाइल फोन, क्लोथ्स, एवरीथिंग दे वांट ब्रांडेड एंड थोड़ा सा बोल सकते हैं सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट दे जस्ट वांट टू परचेज। सो हियर द इफ यू आर बेसिकली सेलिंग द प्रोडक्ट, just try to sell the varieties, not you don't need to basically comply or imply on or rely on the particular kind of merchandise only। ठीक है, सो द स्टोर बोल सकते हैं कि जो स्टोर का सक्सेस है दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन दैट व्हाट प्रोडक्ट यू आर ऑफरिंग एंड इन व्हाट एक्सटेंट, यानी कितना ज्यादा डीपली असॉर्टमेंट है आपके पास प्रोडक्ट का, कितना अवेलेबल है वो प्रोडक्ट आपके पास। ठीक है, अब कई बार ऐसे होते हैं कुछ स्पेशलिटी स्टोर्स होते हैं, उनका तो खैर सिचुएशन एक्सेप्शन है कि वहां पर तो वो सिर्फ लिमिटेड ही प्रोडक्ट वो ऑफर कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि वॉट एवर प्रोडक्ट यू आर बेसिकली ऑफरिंग टू द कस्टमर्स यू हैव वेराइटीज इन दैट। ठीक है, इससे क्या होगा कि द एवरी कस्टमर विल बी सेटिस्फाइड, नॉट एवरी बट हाँ 90% जो कस्टमर्स हैं दे विल सेटिस्फाइड विद योर स्टोर एंड बिकॉज ऑफ दैट अवेलेबिलिटी ऑफ द मर्केंडाइज। तो ये सेकेंड हो गया फीचर कि मर्केंडाइज आपके पास कैसा अवेलेबल है और कितनी क्वांटिटीज में और कितने टाइप्स में अवेलेबल है, ये बहुत मैटर करेगा। स्टोर का इमेज कैसा है, साथ में आपका जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कह सकते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। अच्छा एक बात मैं और बताना चाहूंगी मर्केंडाइज मिक्स में कि सम स्टोर ऐसे होते हैं, सम स्टोर खास करके जो लोकेलिटीज वाले स्टोर्स होते हैं दे डोंट हैव सो मच वेराइटी, कभी भी उनके पास बहुत ज्यादा वेराइटीज नहीं मिलेगा और उनके पास बहुत ज्यादा प्रोडक्ट की कमी होगी। जैसे इफ यू आर परचेजिंग अ बिस्किट, पैकेट ऑफ बिस्किट, यू आर नॉट एबल टू सी वेराइटीज इन दैट, सो दिस इज बेसिकली शोइंग द इनएफिशिएंसी ऑफ दैट स्टोर। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा मर्केंडाइज मिक्स में। उसके अलावा आपका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जो है, कोई भी जो आपका सर्वाइवल है, किसी भी रिटेल स्टोर का जो सर्वाइवल है दैट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द फैक्टर्स विच इज अवेलेबल, लाइक वर्किंग कैपिटल कितना है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है फर्म का। जैसे बिग बाजार था उसका फाइनेंशियल पोजीशन वर्स हुआ तभी तो वो एकदम से बिल्कुल मार्केट से बिल्कुल पुअर सिचुएशन हो गया, राइट है ना, लेकिन नो डाउट वो तो फिर चलो टेक ओवर कर लिया गया, लेकिन आपका फाइनेंशियल जो क्राइटेरिया है दैट शुड बी फुलफिल्ड, हमेशा फुलफिल होना चाहिए वो। आप स्ट्रांगली जो है वो प्रोडक्ट को बेसिकली ऑफर करें, आपकी जो कंपनी है, आपकी जो रिटेल है उसका एक मार्केट में प्रॉपर पोजीशन होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आप क्या क्या सर्विस कि लाइक आप प्रोडक्ट के साथ साथ क्या क्या सर्विस ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, somehow some retailers are offering the products, basically the mom and pop store, traditional stores, but they are not providing the services.
So service is a something which is related, that is a part of the modern retail. And if you are not able to provide it, definitely you are not able to stable in the you don't have a financial stable situation. मतलब एक financially आप stable नहीं रहिएगा after some time. मतलब शॉर्ट टर्म में तो हाँ ठीक है, आप प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म तक अगर आप सर्विस ऑफर नहीं करेंगे, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ द मॉडर्न रिटेल. So we have to provide the proper service to the basically consumers, as well as human resources. What kind of employees you are hiring for providing the services to the consumers? Like for example, just imagine if we are going in any store and they are not showing the concern toward us. This is something which is related with the inefficient trained. See, that person is inefficient, that person is not as such trained that how they have to deal with the consumers. Okay, so sales personnel have to directly interact with the customer. So the outlook, the attitude, the dressing sense, okay, and these all things are going to show the image of the retail and the कंपनी. ठीक है, सो प्रॉपरली वेल डिजाइन रिक्रूटर होने चाहिए, प्रॉपरली आप रिक्रूट कीजिए एम्प्लॉइज को, प्रॉपरली ट्रेनिंग दीजिए उनको, मोटिवेट कीजिए, और साथ साथ में उनको इसेंशियल बोल सकते हैं इसेंशियल चीजें बताइए कि आप कैसे कस्टमर को डील करना है, जैसे कि यू हैव टू ऑलवेज स्माइलिंग फेस एंड समथिंग. तो ये सारी चीजें जो हैं वो बेसिकली रिलेटेड विद द ह्यूमन रिसोर्सेज. तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं, ये जैसे आपके स्टोर इमेज हो गया, मर्केंडाइज मिक्स हो गया, service offer, the financial situation, as well as the human resources, these all factors comes under the internal environment, because these are controlled by the retailer only. No other forces are available for maintaining this, but this is totally depend upon the retailers, that how they are going to maintain their store. Clear हो गई बात, समझ में आया? अब जैसे रिक्रूटमेंट करना है तो कैसे रिक्रूटमेंट करना है, किसको आप रिक्रूट करें, ये तो पूरा का पूरा एक रिटेलर के हाथ में होता है ना. आपने कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करने हैं वो आपके हाथ में है, रिटेलर के हाथ में है ना. ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये सारे किस में आ जाएंगे, माइक्रो रिटेल एनवायरनमेंट में, विच इज कंट्रोलेबल एंड वी कैन इम्प्लीमेंट इट इन अ प्रॉपर वे. एंड इफ विल नॉट डू इट, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू इफेक्ट द कस्टमर्स इन द वर्स्ट वे. मतलब कस्टमर्स को वर्स्ट वे में किस तरीके से इफेक्ट करेगा, कोई आपके यहाँ से स्टोर से शॉपिंग करना नहीं चाहेगा. ठीक है, और अगर प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी भी बहुत कम हो गई तो ऐसे सिचुएशन में भी आप पता लग जाएगा कि स्टोर में इनके यहाँ तो कुछ होता नहीं है, तो इनके यहाँ पर हम दोबारा क्यों विजिट करें. तो एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, द प्रोडक्ट यू आर रिप्रेजेंटिंग, द product you are offering, what the store images, what is the exterior, what is the designing you are using, what kind of service you are offering, how you are making yourself distinct from the other retailers. So that matters, right? So these all comes under the micro retail. सबको समझ आया यहाँ तक? सबको क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया बेटा? चलिए, ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है आपका, थ्योरीज ऑफ रिटेलिंग. तो रिटेलिंग में जो थ्योरीज है उनको मैं आज शॉर्टकट में छोटा छोटा सा व्हील ऑफ रिटेलिंग थ्योरी. ठीक है, अच्छा, ये जो थ्योरीज हैं, ये थ्योरीज बेसिकली क्यों आए, इसका एक मैं रीजन बताती हूँ. हर एक रिटेल स्टोर को एक टाइम के बाद कुछ ना कुछ अडेप्शन करने की जरूरत होती है, या तो नई टेक्नोलॉजी को यूज करें, या तो फिर मनी डिमांड एंड सप्लाई को देखें, कस्टमर बिहेवियर को देखें. ठीक है, तो इन सारी चीजों के लिए कुछ थ्योरीज आया है. कि पहला थ्योरी तो इस चीज पे, विल ऑफ रिटेलिंग जो थ्योरी है, इट इज टोटली डिपेंड कि कैसे रिटेलर मार्केट में एंटर होता है और कैसे वो मार्केट से बाहर हो जाता है. तो ये है व्हील ऑफ रिटेलिंग थ्योरी. ठीक है, अगर जो सेकेंड थ्योरी है, दैट इज द रिकार्डियन थ्योरी. ठीक है, सॉरी, अकार्डियन थ्योरी, रिटेल अकार्डियन थ्योरी, दैट इज डिपेंडेंट कि आप कैसे एक जनरल स्टोर की तरह मार्केट में एंटर करते हो और आप कैसे एक स्पेशलिटी स्टोर में कन्वर्ट हो जाते हो. ये है आपका अकार्डियन थ्योरी. और जो लास्ट थ्योरी है, दैट इज द नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, that how we have to adopt the new technology in the market, how we have to make ourselves strong in the market. तो ये तीनों थ्योरी का जो शॉर्टकट है, जो कोर कंसेप्ट है, क्लियर हुआ. पहला बताता है कि आपको मार्केट में आप एंटर कैसे होंगे और मार्केट से आप बाहर कैसे हो जाएंगे. जैसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का थ्योरी होता है कि एक बार एंटर हुआ एंड फाइनली वो कहाँ पहुंच गए, डिक्लाइन स्टेज में पहुंच गए. जो अकार्डियन थ्योरी है वो क्या बताता है कि आप कैसे एक जनरल स्टोर की तरह, मतलब एक जनरल स्टोर क्या होता है, जो नॉर्मल चीजें, डे टू डे वाले चीजें ऑफर करता है, और आप कैसे अपने आप को स्पेशलिटी स्टोर में कन्वर्ट कर लेते हो. और जो थर्ड थ्योरी है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, दैट इज रिलेटेड विथ हाउ यू आर अडॉप्टिंग द
न्यू चेंजेस इन द मार्केट। तो ये तीनों थ्योरी का कोर तो यही है, उसके अलावा मैं अब आपको बाकी पॉइंट्स बताती हूँ। सो द फर्स्ट पॉइंट इज व्हील ऑफ रिटेलिंग। तो व्हील ऑफ रिटेलिंग जो है, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय प्रोफेसर मैककॉल्म पी मैकनायर। इसका स्पेलिंग लिख लो। द थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय और गिवन बाय प्रोफेसर मैककॉल्म, मैलकॉल्म 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 पी डॉट McCallm नैयर, मैककॉल्म पी एम के नायर, ठीक है, या नेयर लिख सकते हो, मैकनेयर याद करो, मन नैयर इज समथिंग WYAR, मैकनेयर, मैलकॉल्म पी मैकनेयर, ठीक है। अब ये थ्योरी क्या बताता है, इस थ्योरी को ध्यान से सुनेगा। दिस थ्योरी डिस्क्राइब्स दैट हाउ रिटेल इंस्टीट्यूशंस चेंज ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में वो कैसे चेंज होते हैं। पहला, इन द फर्स्ट स्टेज, सबसे पहला जो स्टेज है, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूं, ध्यान दीजिएगा इस पे। ओके, सो ये क्या बताता है, ये थ्योरी क्या बता रहा है, देखिए। ओके, सी दिस थ्योरी इज सेइंग समथिंग रिलेटेड विद द, बेसिकली कह सकते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वाला इनका सिनारियो है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में जैसा आपका होता है वैसे ही सेम है इसमें। अब इसमें क्या है, देखिए कि एक कोई भी अगर रिटेल इंस्टीट्यूशन है तो सबसे पहले वो क्या होता है, मार्केट में होता है एंटर, यानी यहाँ पर इनका स्टेज कौन सा है, एंट्री स्टेज है, ठीक है। यानी कि वहां यहाँ पर वो क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद द फर्स्ट स्टेज, जब रिटेल इंस्टीट्यूशन एंट्री वाले स्टेज में होता है, तो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली कि वो कोई भी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो क्या रखेगा, लो रखेगा, बिकॉज दिस इज द स्टेज ऑफ पेनिट्रेशन। हियर दे वांट टू बेसिकली कंक्वेयर द मार्केट, राइट। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट का प्राइस है, यानी कि यहाँ पर लो प्राइस प्रोडक्ट को वो सेल करेगा, ठीक है, लो स्टेटस होगा, और इसके अलावा वो लो मार्जिन पर भी काम करेगा। लो मार्जिन का मतलब है कि जो प्रोडक्ट का कॉस्ट अगर 20 रुपीज है तो ही वांट टू सेल इट ओनली फॉर 24 रुपीज, ओनली 4 रुपीज मार्जिन वांट। तो इन शॉर्ट आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल कि लाइक दे आर गोइंग टू वर्क इन द लो मार्जिन, मतलब उनको ज्यादा बेनिफिट और प्रॉफिट की जरूरत नहीं है। अब द क्वेश्चन इज व्हाई, बिकॉज वी ऑल नोज दैट देयर आर मल्टीपल रिटेलर्स प्रेजेंट इन द मार्केट। जस्ट थिंक दैट कितने सारे तो डिपार्टमेंटल स्टोर है मार्केट में। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको मार्केट शेयर चाहिए, अगर आपको स्टैब्लिश रिटेलर बनना है, so in the first stage when you entered in the market, just try to give something different from the other competitors or other retailers. So first what we can do, we can put the low price of the product, or we can choose to sell the low price product, right? Second one is low margin and the status of your store is definitely low, ठीक है। अब जैसे ही रिटेलर जो है वो सक्सेसफुल वाले स्टेज में जाएगा, जैसे ही वो सक्सेसफुल बनेगा, वैसे ही व्हाट ही विल स्टार्ट डूइंग, ही विल बेसिकली स्टार्ट इंक्रीजिंग द कस्टमर बेस। यहाँ पर आपके कस्टमर बेस भी बहुत पुअर होगा, क्योंकि लोग आपके स्टोर को ज्यादा जानेंगे नहीं, लोग प्रोडक्ट को खरीदने से कतराएंगे कि भाई इनके यहाँ से स्टोर से प्रोडक्ट खरीदे, क्या पता महंगा दे दे। तो देयर आर मल्टीपल, बोल सकते हैं ना, डायलेमा वाला सिचुएशन में होंगे कंज्यूमर। तो हो सकता है इनका कस्टमर बेस एंट्री स्टेज में ना हो, लेकिन जैसे ही ये सक्सेस वाले स्टेज की तरफ बढ़ेंगे, यही रिटेलर जब सक्सेसफुल बने लगेंगे, कुछ कंज्यूमर की वजह से, कुछ कंज्यूमर्स एक्सपेरिमेंटल होते हैं, यानी कि वो नए नए जगह से खरीदना पसंद करते हैं, नए प्रोडक्ट्स लेना पसंद करते हैं। तो अगर कोई एक्सपेरिमेंटल वाले कस्टमर्स हैं तो वो तो प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो धीरे धीरे जैसे ही आप सक्सेसफुल बनने लगोगे, ठीक है, उस समय आप क्या करोगे, आप करोगे अपने स्टोर को अपग्रेड करना शुरू करोगे। यू विल स्टार्ट अपग्रेडिंग योर स्टोर। अपग्रेड कैसे करोगे, आप मर्केंडाइज बहुत सारे लेकर आओगे, नए नए वेराइटीज लेकर आओगे, आप अपने मर्केंडाइज की क्वांटिटी एंड क्वालिटी इंप्रूव करने की कोशिश करोगे। मतलब आप पहले थोड़े सस्ते प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो अब आप थोड़ा क्वालिटेटिव प्रोडक्ट बेचोगे और ज्यादा क्वांटिटी में आप प्रोडक्ट्स रखोगे, मल्टीपल वेराइटीज अवेलेबल कराओगे, ठीक है, और नए नए सर्विसेज भी एड ऑन करोगे। हो सकता है कि जब आप एंट्री स्टेज में हो तो यहाँ होम डिलीवरी की सुविधा आप ना दे रहे हो, लेकिन जैसे आप सक्सेसफुल स्टेज में आओगे वैसे ही हो सकता है
कि आप यहाँ पर होम डिलीवरी की सुविधा या फिर फैसिलिटी को ऐड ऑन करो। तो इन द सक्सेसफुल स्टेज what this theory is saying that the retailer is going to upgrade their store, अपने स्टोर को अपग्रेड करेगा, वेराइटीज लेकर आएगा मर्केंडाइज में, कस्टमर बेस क्रिएट करने की कोशिश करेगा, नए सर्विसेज वगैरह को इंट्रोड्यूस करेगा, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि यहाँ पर मार्जिन को वो रेज करे। मार्जिन को वो क्यों रेज करेगा, व्हाई ही इज गोइंग टू रेज द मार्जिन? मार्जिन को वो इसलिए रेज करेगा क्योंकि अब उसका जो स्टोर है वो रिनाउंड हो गया है, यानी कि अब उसका लो स्टेटस नहीं है, अब वो क्या हो चुका है, रिनाउंड हो चुका है। तो यहाँ पर व्हाट ही वांट टू डू, ही जस्ट वांट टू इंक्रीज द मार्जिन, अपने मार्जिन को भी इंक्रीज करेगा और प्राइस को भी प्रोडक्ट का वो इंक्रीज करेगा, बिकॉज जो उनके रेगुलर और लॉयल कस्टमर्स होंगे वो उसी स्टोर पे वापस से आएंगे, ठीक है। अब मार्केट में उनका स्टेटस हो जाएगा तो कहीं ना कहीं उनका डिमांड जो है उनके डिपार्टमेंट स्टोर का वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इन सक्सेस स्टेज व्हाट दे विल डू, समझ में आया? यहाँ तक सबको समझ आया कि एंट्री में क्या होगा, फिर सक्सेस वाले स्टेज में क्या होगा, जिसको हम ग्रोथ स्टेज भी कहते हैं। एंट्री स्टेज को हम इंट्रोडक्शन, पीएलसी में कैसे पढ़ते थे कि एंट्री को हम कहते थे इंट्रोडक्शन, सक्सेस को हम कहते थे ग्रोथ, है ना। तो यहाँ पर सक्सेस का सिचुएशन वही है, ग्रोथ वाला। आ रही है बात समझ में सबको? ऑनलाइन क्लास क्लियर है सबको, एवरीवन? यस मैम। चलिए नेक्स्ट इज कि जैसे ही रिटेलर, यहां तक तो ये सिचुएशन हुआ। अब क्या होगा कि जैसे कस्टमर बेस बढ़ गया, स्टोर अपग्रेड कर दिया, मर्केंडाइज ने नए नए प्रोडक्ट्स को ऐड ऑन किया, नए सर्विसेज को ऐड ऑन किया, प्राइसेस बढ़ा दिया, मार्जिन इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अब ये सारे ऑब्वियसली जब आप मर्केंडाइज ज्यादा रखोगे, जब आप वैरायटी ज्यादा दोगे, सर्विसेज ज्यादा दोगे, तो आपको कहीं ना कहीं कॉस्ट भी बेयर करना पड़ेगा, तो इसीलिए आप मार्जिन अपना हाई कर लोगे, ठीक है। अब न्यू रिटेलर्स एंटर इन द मार्केट प्लेस विद द वैकम क्रिएटेड। अब वैकम का मतलब होता है खाली, ठीक है। अब जैसे आपके पीएलसी वाले में ये सिचुएशन था, पीएलसी में ये सिचुएशन था जैसे कि यहाँ पर से एंट्री हुआ, फिर ग्रोथ हुआ, फिर मैच्योरिटी आया और फिर यहाँ पर डिक्लाइन हो गया। सेम थिंग इज हैपन इन दिस, लाइक यू आर इन दिस स्टेज, यू आर इन द ग्रोथ स्टेज, एंड व्हाट हैपन, जहां पर भी आपने कोई चीज ऐसा छोड़ा, यानी कि बाकी जो रिटेलर्स हैं उन्होंने जो भी वैकम जगह यानी कि वैसा चीजें वो कमी छोड़ दी, उस चीज को फुलफिल करने के लिए न्यू रिटेलर्स मार्केट में एंटर हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर कंपटीशन जो है रिटेलर्स के बीच में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पर ये कौन सा स्टेज होगा, मैच्योरिटी स्टेज, यानी कि आप ग्रोथ हो गया, आपका ब्रांड इमेज बन गया, प्रोडक्ट लोग जानने लगे, आपके स्टोर को जानने लगे। अब यहाँ पर आप कहाँ मूव हो रहे हो, आप यहाँ पर मूव हो रहे हो मैच्योरिटी स्टेज में, जहां पर न्यू रिटेलर्स भी मार्केट में एंटर हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ही न्यू रिटेलर्स मार्केट में एंटर होंगे, ऑब्वियसली दे विल कम विद समथिंग इनोवेटिव, और वो मार्केट में सस्टेन करने के लिए नए नए आइडियाज को लेकर के आएंगे। अब यहाँ पर आपका जो स्टोर होगा, या तो वो स्टोर मार्केट में सस्टेन करेगा, ठीक है, थोड़े दिन सस्टेन करने लगेगा, धीरे धीरे आपने अगर कोई चेंजेस नहीं लेकर आ पाए अपने स्टोर में, तो धीरे धीरे वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। You have to change the format to emerge or to change the view of the consumers in the market. You can do thing कि जो बाकी competitors हैं उनकी तरह आप भी कुछ नया लेकर आओ, तो you can do that। अगर आपने अडाप्ट नहीं किया तो फिर आप सीधे डिक्लाइन स्टेज में चले जाओगे। लेकिन डिक्लाइन स्टेज का मतलब यहाँ ये नहीं है कि अगर आप डिक्लाइन हो गए तो आप मार्केट से बिल्कुल बाहर चले जाओगे, नो, दिस इज नॉट द थिंग। समहाउ दिस इज हैपेंड विद सम रिटेलर्स कि वो बिल्कुल मार्केट से बाहर चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी रिटेलर्स हैं जो बाहर जाने की स्टेज में अगर उन्होंने कुछ नया लेकर आ गए जिसकी वजह से एकदम से मार्केट उनका ग्रो हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में हो जाता है कि वो सस्टेन कर जाते हैं मार्केट में, ठीक है। सम बिग बाजार के साथ क्या हुआ, उसको तो खैर एक्वायर कर लिया गया। तो कई बार ये भी सिचुएशन है कि जब आपका जो स्टोर है, मतलब जो आपका रिटेल स्टोर है, जरूरी नहीं कि 100% वो मार्केट से गायब हो जाएगा, कई बार वो सस्टेन भी कर जाता है। बट वही होता है कि कॉम्पिटिशन के हिसाब से अगर उन्होंने चेंजेस लेकर नहीं आए तो वो मार्केट में मुश्किल होता है उनको, मतलब प्रॉफिट वाला जो रेशियो है उनका वो क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज जो है, अब ये थ्योरी है व्हील ऑफ रिटेलिंग थ्योरी। अब व्हील ऑफ रिटेलिंग थ्योरी जो है उसका मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताती हूँ कि व्हील ऑफ रिटेलिंग में पहला जो स्टेज है जिसको हम कहते हैं एंट्री स्टेज, और एंट्री स्टेज को हम बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज भी। लेकिन इंट्रोडक्शन वो ज्यादातर इसलिए यूज होता है जब हम नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं, तो इंट्रोडक्शन यूज होता है। तो लेकिन आप रिटेलर के लिए एंट्री लिखना,
ठीक है, अब फर्स्ट जो स्टेज है उसको एक शॉर्टकट में मैं छोटा सा एक नोट्स टाइप बना देती हूँ, फटाफट उसको लिख लो सब लोग, सब लोग फटाफट लिखो उसे। यहां लिखिए एंट्री फेज, सेकेंड लिखिए ग्रोथ फेज, थर्ड लिखिए मैच्योरिटी फेज, और लास्ट लिखिए डिक्लाइन फेज। ठीक है, अब ये जो एंट्री फेज है, ठीक है, एंट्री फेज को हम कहेंगे लो प्राइस, लो प्राइस, लो स्टेटस, लो मार्जिन। तो ये सारा आपका आ जाएगा एंट्री फेज में। लिख रहे हो ना सब लोग? एवरीवन, एवरीवन Yes, इज ma'am. राइटिंग? हाँ, तो हाँ, लो प्राइस, लो स्टेटस, लो मार्जिन, दैट कम्स अंडर द एंट्री फेज। द नेक्स्ट वन इज ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या हो जाएगा? हाई प्राइस, ठीक है, हाई स्टेटस, देन हाई मार्जिन। यहाँ पर जो चीज यहाँ पर लो एंट्री फेज में जो चीज है जस्ट उसके ऑपोजिट आपके ग्रोथ फेज में है। अब इन दोनों फेज को मिला करके हम क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं इनोवेशन स्टेज। यानी कि इनोवेशन स्टेज का मतलब है कि एंट्री हुए और ग्रोथ करने लगे, ये इसको हम कहेंगे इनोवेशन स्टेज। यहाँ पर आप बदलाव लाते हो, चेंज करते हो, प्राइस वगैरह में चेंज करते हो, नए नए मटेरियल्स को ऑफर करना शुरू कर देते हो। जब जैसे आप ग्रोथ करते हो वैसे ही आप नए नए प्रोडक्ट्स को भी लेकर आते हो सेल करने के लिए। तो this both entry phase and growth phase comes under the innovation stage. किसके अंडर में आएगा ये? इनोवेशन स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द मैच्योरिटी फेज। अब मैच्योरिटी फेज में क्या होगा? देखिए, एवन हायर प्राइस, यानी कि मार्केट में जितने भी लोग होंगे उन सबसे हो सकता है आप हायर प्राइस में प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो, क्योंकि आपका मार्केट स्टेबिलिटी हो चुका है, इमेज स्टेबल हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर हायर स्टेटस भी होगा, हायर स्टेटस भी होगा, और यहाँ पर आपका हायर मार्जिन। हायर का वर्ड यहाँ क्यों यूज हो रहा है? हायर का मतलब है जितना भी मार्केट में कॉम्पिटिटर है, मतलब रिटेलर्स हैं, उन सब से ज्यादा हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट का प्राइस हो मार्केट में। ठीक है, तो दैट कम्स अंडर द मैच्योरिटी फेज व्हेन यू आर स्टेबल इन अ स्टेबल सिचुएशन। बट यहां याद रखिएगा कि मैच्योरिटी स्टेज से ही कॉम्पिटिटर्स की एंट्री शुरू हो जाती है। लेकिन आपने मार्केट शेयर आप इंजॉय कर रहे हो, लेकिन अचानक से इसी स्टेज में आपका कॉम्पिटिटर भी एंटर होने लग जाता है। अच्छा, ग्रोथ फेज और मैच्योरिटी फेज को हम कहते हैं ट्रेडिंग अप स्टेज। ट्रेडिंग अप मतलब कि जितना ज्यादा से ज्यादा ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेडिंग अप स्टेज। इन दोनों को साथ में क्या बोलेंगे? ट्रेडिंग अप स्टेज। एंट्री फेज और ग्रोथ फेज को कहेंगे इनोवेशन स्टेज। अब आपका आता है मैच्योरिटी फेज और ग्रोथ फेज, याद हो गया ना? ट्रेडिंग अप स्टेज, इसको ट्रेडिंग अप कहेंगे, जितना ज्यादा ज्यादा हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका डिक्लाइन स्टेज। अब डिक्लाइन फेज, सॉरी, तो डिक्लाइन फेज में क्या होगा? यहां पर आप लिख सकते हो न्यू कॉम्पिटिटर एंटर। डिक्लाइन में लिखना न्यू कॉम्पिटिटर एंटर हो रहे हैं, प्रोडक्ट विथ लो प्राइस, विथ लो प्राइस एंटर हो रहे हैं, बेटर क्वालिटी एंड इनोवेशन। ठीक है, तो यहां पर आपका सिचुएशन क्या है कि आपका जो प्रोडक्ट है मैच्योरिटी स्टेज में आप मार्केट में अच्छा खासा पोजीशन पे हो, धीरे धीरे कॉम्पिटिटर्स एंटर होने लगेंगे, एंड देन यू विल कम मूव टुवर्ड द डिक्लाइन फेज। एंड डिक्लाइन फेज में आप इसलिए आए हो क्योंकि यू आर नॉट एबल टू सस्टेन और compete with the competitor, because whatever the competitor is offering दे आर इन दैट, मतलब जो कॉम्पिटिटर होंगे वो तो एंट्री स्टेज में होंगे, तो लो प्राइस में वेराइटीज के साथ अच्छे क्वालिटी के साथ वो एंटर हो जाएंगे। तो आप मार्केट में कैसे टिकोगे जब आपका प्रोडक्ट का प्राइस हाई है और आपसे बेहतर प्रोडक्ट कोई लो कॉस्ट में प्रोवाइड करेगा? तो डिक्लाइन फेज में ये होगा। अब मैच्योरिटी फेज और डिक्लाइन फेज को साथ में हम कहते हैं वल्नरेबिलिटी स्टेज। वल्नरेबिलिटी स्टेज का मतलब यहाँ पर क्या होता है? हेल्पलेसनेस वाला स्टेज कह सकते हैं। मैच्योरिटी के टाइम तक तो आप मार्केट शेयर अच्छा खासा एंजॉय कर रहे थे, स्टेबल थे, और एकदम से फिर आप कहाँ पहुंच गए? डिक्लाइन में। So this is known as the wheel of retailing. Everyone, सबको समझ आ गया बेटा? Yes, ma'am. यस मैम। सबको क्लियर हो गया व्हील ऑफ रिटेलिंग का सिचुएशन क्या होगा? व्हील ऑफ रिटेलिंग का सिचुएशन सबको क्लियर हो गया? चलिए, मैम मैच्योरिटी स्टेज एक बार रिपीट कीजिए। हाँ, मैच्योरिटी स्टेज का मतलब होता है बेटा स्टेबल स्टेज।
स्टेबल स्टेज का मतलब होता है कि जब आपने एक बार आप मार्केट में आ गए, आप ग्रोथ वाले में हो, बहुत पहले आप मतलब जब आप एंट्री हुए तब आप ग्रोथ नहीं था, लेकिन आप धीरे धीरे ग्रोथ की तरफ बढ़ने लगे, मार्केट में लोग आपको पहचानने लगे, आपका स्टेटस बन गया। अब आप मार्केट में जो आपका इमेज है उसका बेनिफिट उठाते हुए आप मेच्योरिटी स्टेज में हो, यानी अब आप स्टेबल स्टेज में हो। आप ज्यादा से ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा आपके कस्टमर होंगे, आप हाई मार्जिन लीजिएगा। लेकिन वहीं पर से शुरू हो जाएगा कॉम्पिटिटर्स की एंट्री होना। आई बात समझ में? आप बिल्कुल पीक पर होंगे और एकदम पीक से फिर आप कैसे हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन। डिक्लाइन भी क्यों होगा? क्योंकि न्यू कॉम्पिटिटर्स मार्केट में एंटर हो रहे हैं। आगे बात समझ में रिशांत? यस मैम। चलिए, वल्नरेबिलिटी। तो मैच्योरिटी स्टेज में क्या होगा कि उस समय ऑर्गेनाइजेशन इज इन हाई रेप्यूटेशन है, एस्टैब्लिश्ड है, वेल नोन है, लोग आपके एंटिटी को जान रहे हैं, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में आप ज्यादा से ज्यादा आपके जो कितने कस्टमर्स हैं वो एकदम स्टेबल हो चुके हैं, आपके यहाँ से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। लेकिन रिटेलर्स जो है बेसिकली मैच्योरिटी स्टेज में लॉयल भी हो जाते हैं, रिटेंशन तक भी हो जाता है, बिकॉज ऑफ ग्रोथ से लेके मैच्योरिटी तक वो आपके साथ हैं। सेटिस्फैक्शन लेवल भी उनका अच्छा होता है, सब कुछ सही होता है मैच्योरिटी में। लेकिन डिक्लाइन का मतलब यहाँ वो होता है कि जब बिजनेस एकदम से डाउन हो रहा है, और वो भी इसलिए हो रहा है क्योंकि लो प्राइस के साथ कॉम्पिटिटर्स मार्केट में एकदम से एंटर हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा ना कि वो प्राइस होगा और बेटर क्वालिटी जो होगा वो कस्टमर को ड्रैग कर लेगा उस पर्टिकुलर दूसरे रिटेलर के मैच्योरिटी स्टेज से अपने स्टेज में। आई बात समझ में? ड्रैग कर लेना मतलब खींच लेगा, ठीक है। और धीरे धीरे फिर ऑर्गेनाइजेशन जो मैच्योरिटी में था वो डिक्लाइन की तरफ मूव होने लग जाएगा। आ गई बात समझ में? अब यहाँ पर ना कुछ स्ट्रैटेजीज ये तीनों स्टेजेस में, यानी कि जो पहला था इनोवेशन स्टेज, सेकेंड था आपका ट्रेडिंग अप स्टेज, एंड द थर्ड वन जो था आपका कौन सा स्टेज था, ये आपका था वल्नरेबिलिटी स्टेज। अब इन तीनों स्टेज में रिटेलर जो है वो खाली हाथ नहीं, ऐसे नहीं बैठा रहेगा कि जो हो रहा है होने दो। दे विल डेफिनेटली यूज और मेक सो मेनी स्ट्रैटेजीज, मतलब वो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज को भी बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि वो बेसिकली बनाएंगे नहीं स्ट्रैटेजी। तो सबसे जो पहला स्ट्रैटेजी इनोवेशन स्टेज में वो क्या करेंगे? सो इनोवेशन स्टेज को हम कहते हैं लो एंड स्ट्रैटेजी, मतलब इसमें जो स्ट्रैटेजी बनाया जाएगा उसको हम कहेंगे लो एंड स्ट्रैटेजी। देखिए, ये जो आपका इनोवेशन स्टेज है इसको हम कहेंगे लो एंड स्ट्रैटेजी, ठीक है। देखो मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी गड़बड़ हो रही है, लेकिन प्लीज समझ लेना, अगर नहीं समझ आएगा तो पूछ लेना, मैं दोबारा से बता दूंगी। तो लो एंड स्ट्रैटेजी क्या होता है? अब लो एंड स्ट्रैटेजी में क्या होगा, यहाँ पर आपके प्रोडक्ट्स क्या होंगे, लिमिटेड होंगे, लगभग लिमिटेड प्रोडक्ट्स होंगे। लो एंड फैसिलिटीज भी होगा आपका, मतलब यहाँ पर आप ऐसे रहोगे, मतलब लो एंड, यहाँ पर आपका लो प्राइस भी रहेगा। उसके बाद आप मिनिमल सर्विसेज दोगे, मतलब इकोनॉमिकल प्रेमिसेस होगा। इकोनॉमिकल प्रेमिसेस का मतलब आप सस्ते जगह पे कोई दुकान या स्टोर ओपन करोगे, ऑब्वियसली क्योंकि मार्केट में आपका नाम नहीं है ना, आप इतना फाइनेंशियली बर्डन कैसे ले सकते हो। तो हर चीज आप लो एंड स्ट्रैटेजी में ना आप हर चीज कोशिश करोगे कि आप इकोनॉमिकल चीजों को यूज करो। जैसे प्रेमिसेस लोगे तो इकोनॉमिकल होगा, रेंटेड लोगे तो बहुत सस्ता रेंट वाला स्टोर सोचोगे, सस्ते में मिल जाए। लो एंड फैसिलिटीज यानी कि आप कोई कस्टमर सर्विस या कुछ उतना ज्यादा नहीं प्रोवाइड कर पाओगे, लिमिटेड प्रोडक्ट्स होगा आपके पास गिने चुने। लेकिन ये दोनों स्टेज को, इनोवेशन स्टेज में दोनों आता है ना, ग्रोथ फेज, वैसे ही ग्रोथ फेज में पहुंचोगे वैसे ही आप इन सब चीजों को बदलते रहोगे। लेकिन यहाँ पर इनोवेशन स्टेज में हमेशा लो एंड स्ट्रैटेजी ही यूज होगा। नेक्स्ट आता है आपका ट्रेडिंग अप। अब ट्रेडिंग अप स्टेज का मतलब होता है कि जहां पर ग्रोथ और मैच्योरिटी दोनों को हमने ले लिया। पहले स्टेज में दोनों में किसको ले लिया था हमने? एंट्री को और ग्रोथ इनोवेशन था, ग्रोथ और मैच्योरिटी है ट्रेडिंग अप, मैच्योरिटी और डिक्लाइन है वल्नरेबिलिटी। तो अब इस वाले स्टेज में यानी कि ट्रेडिंग अप स्टेज में क्या होगा, आप यहाँ पर अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करोगे, इंप्रूव्ड क्वालिटी होगा, बेटर फैसिलिटीज दोगे, हाई एंड सर्विस दोगे, एडिशनल सर्विसेज दोगे, मॉडरेट प्राइस रखोगे, बहुत एक्सट्रीम भी हाई नहीं करोगे, मॉडरेट प्राइस रखोगे, ठीक है। और एक मार्केट में आपका गुड स्टेटस हो जाएगा, ठीक है, और आपका स्टोर जो है रिनाउंड हो जाएगा। तो दैट विल बी हैपन इन द ट्रेडिंग अप स्टेज। The next one is the vulnerability stage. In the vulnerability stage, what will be happen? इसको कहते हैं high end strategy. Low end strategy का मतलब था जहां पर ये innovation stage के लिए था,
हाई एंड स्ट्रैटेजी आपका जो ये मीडियम एंड स्ट्रैटेजी जो है वो ग्रोथ के लिए, मैच्योरिटी के लिए, जो ट्रेडिंग अप में आएगा, ट्रेडिंग अप स्टेज में। और सबसे लास्ट में वल्नरेबिलिटी स्टेज को हम कहते हैं हाई एंड स्ट्रैटेजी। तो हाई एंड स्ट्रैटेजी हम कैसे यूज करेंगे, यहाँ पर हम कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट प्रोवाइड करें, प्रीमियम प्रोडक्ट प्रोवाइड करें, स्टैटिक पोजीशन हो जाएगा, एक्सीलेंस आपका सर्विस होगा, हाई प्राइस होगा। तो ये सारी चीजें आपके वल्नरेबिलिटी स्टेज में आएगा, लेकिन लेटर ऑन फिर वही डिक्लाइन चला जाएगा। तो एक्चुअल में ये जो तीनों तरीके की जो स्ट्रैटेजी की बात की गई है, अगर हम इसको इनोवेशन स्टेज पे ना भी देखें तो एंट्री फेज पे एक तरीके से लो एंड स्ट्रैटेजी है, और ग्रोथ फेज पे हम कह सकते हैं आपका हाई एंड स्ट्रैटेजी है। और सिर्फ मैच्योरिटी को ले ले तो मैच्योरिटी में, सॉरी, मीडियम एंड स्ट्रैटेजी आपका ग्रोथ में, और मैच्योरिटी में अगर देखें हम तो यहाँ हाई एंड स्ट्रैटेजी है। ऐसे भी हम ले सकते हैं, लेकिन इसको आप इसी तरीके से लर्न करना। इनोवेशन स्टेज में ये दोनों पॉइंट आएगा, फिर आपके इस वाले में ट्रेडिंग अप में ये दोनों आएगा, और वल्नरेबिलिटी में दोनों आएगा। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा अभी तक। किसी को कोई डाउट? थ्योरी रिटेल अकॉर्डिंग ACCORDIAN अकॉर्डियन थ्योरी। अकॉर्डियन थ्योरी, अच्छा, मैंने ये थ्योरी के बारे में आपको शॉर्टकट में थोड़ा सा बताया था, याद होगा आप लोग को, कि दिस थ्योरी डिस्क्राइब दैट हाउ द जनरल स्टोर इज कन्वर्टेड इनटू द स्पेशलिटी स्टोर, how the general store converted into the specialty store and how they become more of the general store। अब ये कंसेप्ट क्या है, थोड़ा सा दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा होगा, देखिए बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई XYZ है, कोई एक स्टोर है एक लोकेलिटी में, मान लो बोरिंग रोड में खुला एक स्टोर, ठीक है। जब ये स्टोर ओपन हुआ तो ये बिल्कुल जनरल स्टोर था, यानी कि इसके पास स्टेशनरी आइटम भी था, इसके पास ग्रोसरी आइटम भी था, इसके पास मान लो कि मेडिसिन वाले कुछ भी आइटम्स भी था, और भी कुछ एक मान लो, ठीक है। तब यहाँ पर ये 3-4 वेराइटीज में प्रोडक्ट बेच रहा है यहाँ, इसीलिए जनरल स्टोर है। इसके पास स्टेशनरी भी है, ग्रोसरी भी है, फूड आइटम्स भी है, कुछ बेकरी का भी आइटम है, तो इसके पास मल्टीपल आइटम्स है, राइट। अब लेकिन यहाँ पर ये जनरल स्टोर तो है और ये वेराइटीज भी बेच रहा है, बट द पॉइंट इज कि हाउ डीप असॉर्टमेंट दे हैव, यानी कि अगर इनके पास स्टेशनरी है तो क्या स्टेशनरी में इनके पास सारे स्टेशनरी का आइटम है, इनके पास ग्रोसरी है तो ग्रोसरी में सारे आइटम है, इनके पास अगर मान लो बेकरी वगैरह है तो इनके पास क्या सारे आइटम है? नहीं। ऐसे स्टोर जो होते हैं जनरल स्टोर, इनके पास प्रोडक्ट तो बहुत सारे होंगे, लेकिन एक स्पेशलाइज्ड वे में नहीं होगा। जैसे स्टेशनरी है तो उनके पास मल्टीपल स्टेशनरी है, ये नहीं होगा। तो इस तरीके के जो जनरल स्टोर होते हैं वो स्टार्टिंग में ऑफर तो वेराइटीज करेंगे, ठीक है, लेकिन कोई एक प्रोडक्ट, बोल सकते हैं ना कि वो एक प्रोडक्ट में इनके पास वेराइटीज अवेलेबल नहीं होगा। तो धीरे धीरे यही जो जनरल स्टोर होते हैं जो एक बार वेराइटीज और जनरल प्रोडक्ट्स बेचते हैं, लेकिन हल्का फुल्का ऊपर ऊपर के प्रोडक्ट्स, जैसे कि इनके पास स्टेशनरी है तो इनके पास पेंसिल, रबर, कटर और स्केल है मान लो, इसके अलावा इनके पास और नोटबुक है, लेकिन इनके पास ना बुक्स वगैरह नहीं है, इनके पास पेंटिंग मटेरियल्स नहीं है, इनके पास कैनवस नहीं है। तो ये सब किनके पास होगा? जो बिल्कुल स्पेशलिटी स्टोर है और जो सिर्फ स्टेशनरी आइटम सेल करते हैं, ठीक है। तो लेटर ऑन यही टाइप के जो जनरल स्टोर है ना वो कन्वर्ट हो जाएंगे एक स्पेशलिटी और लिमिटेड प्रोडक्ट में, लेकिन लिमिटेड टाइप ऑफ प्रोडक्ट में उनके पास मल्टीपल प्रोडक्ट होंगे। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट लाइन, यानी कि इनका जो प्रोडक्ट लेंथ होगा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। एक ही टाइप, दो ही टाइप का प्रोडक्ट रखेंगे। मान लो यही जनरल स्टोर अब सिर्फ और सिर्फ स्टेशनरी आइटम और ग्रोसरी रखेगा, लेकिन इसमें वो सारी वेराइटीज रखेगा, इसमें भी वो सारी वेराइटीज रखेगा। तो इसको कहते हैं कार्डियन थ्योरी। स्टार्टिंग में जब आते हो आप बहुत सारे प्रोडक्ट को लेकर आते हो, फिर आप देखते हो कि आपका कौन सा प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सेल हो रहा है, जिसका बहुत ज्यादा डिमांड है, तो लेटर ऑन यू विल मूव टुवर्ड द स्पेशलिटी काइंड ऑफ स्टोर, one type or two type of product line, but the product length will be very high। इसको कहते हैं कार्डियन थ्योरी। कंसेप्ट क्लियर हुआ? यहां तक सबको समझ आया? क्लियर हुआ सबको? एवरीवन सबको क्लियर है? क्लियर है सबको? ठीक है, यस मैम। ठीक है। तो रिटेल अकॉर्डियन थ्योरी जो है उसमें यू कैन राइट, लिखिए, दिस थ्योरी डिस्क्राइब्स
this theory describes how general, लिखिए, this theory describes how general stores, इस जनरल स्टोर वही स्टोर होते हैं जिनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन सब प्रोडक्ट में सब चीजें अवेलेबल हो ये नहीं होता है, प्रोडक्ट्स बहुत सारे होंगे. हाउ जनरल स्टोर्स मूव टू द स्पेशलाइज्ड स्टोर्स, move toward the specialized stores, and then again become more of a general store, इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली जो इस टाइप के जो स्टोर होंगे वो कैसे स्टोर होंगे, जिनके पास पहले जनरल की तरह आएंगे, फिर स्पेशलाइज्ड होंगे, और फिर वो कहीं ना कहीं जनरल की तरह कन्वर्ट होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्पेशलाइज्ड होने के बाद हो सकता है कि उनका प्रोडक्ट का सेल एज सच ना हो. तो यहाँ ये कंसेप्ट को यूज किया गया है, पहले जनरल फिर स्पेशलाइज्ड फिर जनरल. ठीक है, तो इस थ्योरी को नेचुरल सिलेक्शन में थ्योरी में क्या होगा, ये थ्योरी कहता है कि कैसे एक पर्टिकुलरली जो आपका स्टोर है वो कैसे इफेक्टेड होता है मैक्रो इन्वायरमेंट्स और माइक्रो इन्वायरमेंट कंसेप्ट से. आप कैसे अडॉप्ट करते हो नई नई चीजों को, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को, कैसे आप सोशल चेंजेस को, लाइफस्टाइल, मतलब ये सारी जो फैक्टर्स हैं उसको आप कैसे अडॉप्ट करते हो. तो ये थ्योरी बेसिकली उस पे है, नेचुरल सिलेक्शन पे, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जिसको हम एनवायरमेंटल थ्योरी भी कहते हैं. ठीक है, तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कवर कर लूंगी. आप लोग भी